अब हम रिएक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम 1714। इसमें हमारे पास एक स्ट्रीम है विच इज रेडियोएक्टिव फिशन प्रोडक्ट जिसका डिके कांस्टेंट दिया हुआ है 0.01 पर आर। इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है dN/dt 0.01 n। इसको एक होल्डिंग टैंक में जो है आप लेके जाते हैं और होल्डिंग टैंक के अंदर जो फ्लो रेट है 100 गैलन पर आर है। पहले 24 आवर्स ये होता है कि उसमें आपका ये 100 गैलन पर आर जो है वो टैंक आपका आता रहता है। टैंक के अंदर ये जो भी स्ट्रीम है 100 गैलन पर आर पे आती रहती है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं उसमें स्ट्रीम को बंद कर दिया जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ आपको जो है मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट 24 आवर्स का कोई और होगा जिसमें इनलेट स्ट्रीम आ रही होगी और नेक्स्ट 24 आवर्स में इनलेट स्ट्रीम नहीं होगी। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल स्टार्ट में आपको कंसंट्रेशन दे दी गई है फिशन प्रोडक्ट की मिलीग्राम्स पर लीटर में, फ्लो रेट गैलन्स पर आर में है, तो आपको लीटर और गैलन को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स कंसिस्टेंट करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जो डिके कांस्टेंट की बात की गई है उसमें n नंबर ऑफ मोल्स की बात की गई है। बैलेंस आपने जो है वो मैथ पे लगाना है। तो क्योंकि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स अपीयर हो रहा है तो वो फॉर्चुनेटली आसानी से हम उसको मॉलिक्यूलर मैथ के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैथ की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों साइडों पे आपको मॉलिक्यूलर मैथ यूज करना होगा, वापस में कट जाएंगे तो मैथ के लिए भी यही इक्वेशन होगी। वो भी करते हैं तो देखते हैं। उसके अलावा आपको बताया गया कि जब 24 आवर्स में आपकी 100 गैलन पर आवर की स्ट्रीम आ रही है तो उधर एक ओवरफ्लो लाइन भी लगी हुई है। टैंक वॉल्यूम 10,000 गैलन सोल्यूशन उसमें मौजूद है, जितना इन होता है उतना ही बाहर हो जाता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में क्या हो रहा है, इसके लिए आप दो मुख्तलिफ डायग्राम्स बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे। फर्स्ट 24 आवर्स की लगा होगी, उसमें 100 गैलन पर आवर की इनलेट स्ट्रीम होगी, 100 गैलन पर आवर की आउटलेट स्ट्रीम होगी और टैंक वॉल्यूम जो है वो 10,000 गैलन्स पे कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा कि इनलेट स्ट्रीम कोई नहीं होगी, आउटलेट स्ट्रीम कोई नहीं होगी, सिर्फ आपके पास टैंक के अंदर जिस तरह बैच, जिसको हम बैच रिएक्टर या उस तरह के काम बोलते हैं, तो उसमें आपके 10,000 गैलन अंदर सोल्यूशन मौजूद होगा। तो होना क्या है कि आपकी जो फिशन प्रोडक्ट है उसने टाइम के साथ साथ डिके होना है। तो आपने बताना होगा कि आपके पास जो है वो टाइम के साथ साथ फिशन प्रोडक्ट कितनी रह गई है। जिस तरह फर्स्ट 24 आवर्स जब गुजर गए तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट बताएंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो आपने बताना होगा कि 24 आवर्स के बाद कितनी रह गई है, क्योंकि पहले 24 आवर्स में क्या है कि इनलेट भी हो रही है आउटलेट भी हो रही है 100 गैलन्स पर आवर। और नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या है कि आपके पास जो है वो इनलेट आउटलेट कोई नहीं है, सिर्फ जो टैंक के अंदर सोल्यूशन मौजूद है उसकी डिके हो रही है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स हैं। तो वंस अगेन ओवरऑल बैलेंस लगाने की यहाँ पे जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट हमने देखा निकलता है वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई या इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट, वो सब कुछ इधर पहले ही लिखा हुआ है कि आपके पास टैंक की वॉल्यूम कांस्टेंट है और ऊपर ओवरफ्लो लाइन लगी हुई है। तो ये जो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस का रिजल्ट है वो पहले ही इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो इस केस में आपको ओवरऑल बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम खुद ही बता रही है। तो इसलिए कांस्टेंट डेंसिटी की अजम्पशन चूंकि ओवरऑल बैलेंस मौजूद होती है वो भी इधर जरूरत नहीं है लगाने की। परफेक्ट मिक्सिंग की अजम्पशन लगानी है, सिर्फ कांस्टेंट डेंसिटी की लगाने की जरूरत नहीं है। लिखते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि कांस्टेंट डेंसिटी की अजम्पशन ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में यूज होती है वो इधर लगाना ही नहीं है। परफेक्ट मिक्सिंग की या कंप्लीट मिक्सिंग या वेल मिक्सिंग वो अजम्पशन लगानी है और वो प्रॉब्लम के अंदर ही आपको बता दिया गया। अच्छा, उसके अलावा पूछा हुआ व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट। इसका जिस तरह कल हमने एक प्रॉब्लम किया था उसके लिए हमें स्टेडी स्टेट रिस्पांस की जो है वो जरूरत थी। अब ये जो है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट, इसके लिए हमें इनिशियल रिस्पांस की जरूरत है। तो इसलिए वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रॉब्लम्स के अंदर पूछा हुआ है कुछ ना कुछ में। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट इसकी तरफ बाद में आते हैं। अब हम अपना बैलेंस लिखते हैं। एक आप इस तरह फर्स्ट 24 आवर्स के लिए
अलहदा बैलेंस लगाएंगे। एक अपना होल्डिंग टैंक सा बना लें, रेक्टेंगुलर टैंक बना लें। अच्छा, ये जो वेल मिक्सिंग या परफेक्ट मिक्सिंग की होती है ना assumption, अभी तक इसको नॉर्मली आप इसमें स्टिरर लगा के शो कर देते हैं, तो ये लगा दें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो खास तौर पे जहाँ जगह कम हो वहाँ बेशक ना बनाएं, इसको बना दें तो ठीक है। इनलेट नीचे से, और क्योंकि आउटलेट आमतौर पे ओवरफ्लो करवाया जाता है, तो नॉर्मली इस तरह का आप टैंक बनाया करें, स्टिरर लगाओ, नीचे से इनलेट हो रहा है, ऊपर से ओवरफ्लो होकर आउटलेट हो रहा है। कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ डाटा देखना है, लेकिन वैसे आपको जो एक टेक्निकल किस्म की टैंक्स में वो इस तरह का आपको बनाना होता है। दिस शोज के स्टिरर लगा हुआ है, दिस शोज के ओवरफ्लो हो रहा है ऊपर से। अच्छा जी, वी इन 100 गैलन पर आवर, V is equal to 10,000 गैलन, V out is equal to 100 गैलन पर आवर। उसके बाद आपके पास जो है इनलेट कॉन्सेंट्रेशन CN, टैंक के अंदर भी वही है और इनलेट में भी वही है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। इस लीटर को आपने गैलन में जो है वो कन्वर्ट करना होगा, वो जरा बाद में करेंगे। एंड ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग C out is equal to C। इधर हमारा को क्या वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है वो वेरिएबल होगा डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट जो है वो आपका टाइम होगा। और इधर भी इनिशियल कंडीशन आपकी क्या लगेगी, C एट टाइम 0 इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉन्सेंट्रेशन है, इंडिपेंडेंट टाइम है, सिस्टम आपका लेट द टैंक कंटेंट्स बी सिस्टम। ओवरऑल बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो कंपोनेंट बैलेंस लगाना है। रेडियो एक्टिव फिशन प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में हम जो है FP लिख दें, बैलेंस, खाली ये आपने इधर लगाना। तो डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम चुके हैं, बता चुके हैं कि मैस ऑफ द कंपोनेंट इज कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन पाउंड पर गैलन में होनी चाहिए, तो वो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही वाला यूज होगा, D ऑफ D, क्योंकि ये बार बार अगर जिस समय आपको पेपर में देता हूँ या एक प्रॉब्लम है उसमें आपने ऊपर वाली 2-3 लाइनें लिखनी होंगी, यहाँ चूंकि बार बार हम काफ़ी प्रॉब्लम में देख चुके हैं। D ऑफ, इससे पीछे से, इससे आगे से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर आप V को डिफरेंशियल से बाहर निकाल के उधर से स्टार्ट करते हैं तो फिर मसला हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है पीछे 2-3 प्रॉब्लम सब में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती, वहां फिर प्रोडक्ट रूल लगता है। तो इससे आगे से स्टार्ट नहीं करना, ये आपका लेटेस्ट या मोस्ट एडवांस्ड जो है इस स्टेप तक आप जा सकते हैं, इससे आगे से जो है नहीं स्टार्ट करना। अच्छा, इसके बाद हमारा था C in V in माइनस C out V out, तो वॉल्यूम इधर कांस्टेंट है, C in इज 10 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन अब इधर आपके पास देख लें कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स हैं वो आपके किस में गिवन है, वो आपके जनाब गिवन है उसमें गैलन्स पर आवर में। तो 10 मिलीग्राम पर लीटर को भी कन्वर्ट कर लें गैलन पर आवर में। जैसे कि आपको पता है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 3.785 लीटर्स। तो इसको 3.785 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 37.85 मिलीग्राम पर गैलन। इसी तरह इनिशियल कंडीशन में भी 37.85 मिलीग्राम पर गैलन कर लें। अच्छा जी, तो C इन 37.85 मिलीग्राम पर गैलन, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनलेट जो है 100 गैलन्स पर आवर, माइनस C आउट इज इक्वल टू C ड्यूटी पर साथ लिखना है, ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग, और V आउट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज हमारी रह गई, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आपके पास जो फिशन प्रोडक्ट है
वो रेडियो एक्टिव है, वो टाइम के साथ साथ डिके हो रही है। वो किस रेट पे डिके हो रही है ये आपको दिया हुआ है कि वो यानी कि कंज्यूम हो रही है। डिके मीन्स कंजम्पशन। तो उसका जो डिके रेट है, डिके रेट के लिए आपको प्रॉब्लम के अंदर बताया गया dN/dt इज इक्वल टू 0.01 n, और इसके यूनिट 0.01 पर आवर है। तो टाइम के यूनिट्स कंसिस्टेंट है क्योंकि इनलेट फ्लो रेट भी गैलन पर आवर है, आउटलेट भी गैलन पर आवर है, और इसका यूनिट भी पर आवर है। तो टाइम आपका पर आवर में होगा। दूसरा आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है, तो आपने इसको मैस की फॉर्म में जो है वो लिखना है, क्योंकि ये हमारा मैस बैलेंस है, मटेरियल बैलेंस है। तो दोनों साइडों को मॉलिक्यूलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर भी एन है इधर भी एन है। तो ये आपकी अब यहाँ पे ये आपने कंफ्यूज नहीं होना dm/dt। अगर ये मैंने आपको कहा यहाँ से स्टार्ट करें, आपको याद होगा कि ये ओरिजिनली प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है, dm फिक्शन प्रोडक्ट ओवर dt इस तरह। फिर हम कहते हैं कि एक लाइन यानी एक स्टेप हमने खाया, वो भी मैं इधर लिख ही देता हूँ, प्लस जनरेशन कोई नहीं हो रही, माइनस m कंजम्पशन। इधर भी dm/dt आ रहा है, इधर भी dm/dt आ रहा है, दोनों में फर्क है। ये आपका जो है एक्यूमुलेशन या डिप्लीशन टाइम को शो कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिके को शो कर रहा है। तो ये कंजम्पशन की टर्म है, ये वाली, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। ये एक्यूमुलेशन या डिप्लीशन की टर्म है और ये कंजम्पशन की टर्म। तो इधर से आपने कंजम्पशन को माइनस करना है, माइनस 0.01 m। तो एज यू नो m इज इक्वल टू CV, इसको भी CV की फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, उसकी वैल्यू हम जो पुट कर देते हैं। वो आपको बताया गया कि 10,000 है। इधर मैं 10,000 जो है पुट कर देता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपके पास इक्वेशन रह जाती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर आप इससे पूरी इक्वेशन को इससे जो है डिवाइड करते हैं, ये दोनों ऐड होकर 200 हो जाएंगे, और फिर पूरी इक्वेशन को जो है 10,000 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 0.3785 माइनस 0.02 C। तो ये आपके पास अगेन कंजम्पशन थी, लेकिन बड़ी सिंपल इक्वेशन एंड पे बनी है, जो कि वेरिएबल सेपरेबल जब तक होगी उसको सिंपल ही हम कहेंगे, क्योंकि ना पिछली अब एक हमने 11 प्रॉब्लम की थी, वेरिएबल सेपरेबल तो थी, लेकिन उसमें 3 टेक्निक्स हमें पहले लगानी पड़ी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसने डायरेक्टली सॉल्व हो जाए ना। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंजम्पशन वाली प्रॉब्लम जो है सिंपल होती हैं। इससे अगली जो हम करेंगे उसमें भी शायद पहली सिंपल होगी, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल होगी, और तीसरी जब हम करेंगे तो वो फिर आप देख लेंगे कि काफी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है। पेज नंबर 26। अच्छा जी, तो इस इक्वेशन को हम वेरिएबल इसके हम सेपरेट कर लेते हैं। और अब इसके बाद इसको आप जो है वो इंटीग्रेट कर दें। बाय इंटीग्रेशन यू विल गेट, इधर ln वाली फॉर्म आ जाएगी, वो इधर t प्लस ln ऑफ सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मैं K1 कह देता हूँ। सो देन यू हैव, ये सारे वही स्टेप्स जो पहले हम करते रहे हैं। इसको वो लिख लेते हैं E और ln की फॉर्म में।
लॉग कंबाइन की आपस में मल्टीप्लाई हुए दोनों साइडों पे, ये लिखना है आपने, दूसरा डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि हम तो बार बार कर चुके हैं। उसके बाद दोनों साइडों पे लॉग आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू गेट। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं और फर्दर अगर ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल कंडीशन थी वो आपकी कितनी थी, 10 मिलीग्राम पर लीटर या 37.85 मिलीग्राम पर गैलन। तो ये इसमें हम पुट करते हैं, तो e रेस टू पावर 0.1 और इधर से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 18.925। सो ये इसमें पुट करें, c इज इक्वल टू 18.925, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18.925 कॉमन ले लें। ठीक है, वेयर c इज इन मिलीग्राम पर गैलन। और अगर c को आपने मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करना तो इस पूरी इक्वेशन को 3.785 से डिवाइड कर दें। 18.925 को जब हम 3.785 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। सो मिलीग्राम पर गैलन के लिए आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है और मिलीग्राम पर लीटर के लिए ऊपर वाली इक्वेशन। बट इसमें ये ज़हन में रखना है कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में चूंकि इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम नहीं है तो उसके लिए आपके पास उसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनलेट उसमें पीछे कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जब हम फिशन प्रोडक्ट का बैलेंस लिखेंगे तो उसी तरह डी ऑफ सी वी ओवर डी टी, इन कोई नहीं है, आउट कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव कंजम्पशन टर्म विच वाज माइनस कंजम्पशन के साथ लगता है 0.01 m और m की जगह हमने सी वी लिखा था। सो v इसमें से बाहर आ गया था, दोनों साइडों पे जो है आपका v कैंसिल हो जाता है, dc ओवर dt इज इक्वल टू -0.01 c वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया था एंड देन you will have इसको अब मैं सॉल्व आप जो है इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसको जब आप, क्योंकि इस तरह की हम पहले भी कई दफा सॉल्व कर चुके हैं। आपने इसको इंटीग्रेट करके इनिशियल करनी, अभी इसमें सी नॉट की वैल्यू पुट ना करें इनिशियल क्योंकि टाइम 0 पे जो एट टी इज इक्वल टू 0 लेट सी इज इक्वल टू सी नॉट, तो अभी सी नॉट की वैल्यू ना पुट करें, वो भी हमने पिछली इक्वेशन से निकालनी है। तो इसको आप इंटीग्रेट करें जैसे, तो एंड पे जो आपके पास आंसर आएगा वो इस तरह आएगा, सी इज इक्वल टू सी नॉट e raised to power minus 0.01 t। अब इस इक्वेशन में और पिछली इक्वेशन में ये बस एक काम तो हो गया। अब इस इक्वेशन में फर्क क्या है कि इसमें एक तो ये कि जो सी नॉट आपने पुट करना है,
ये वो नहीं पुट करना जो आपको गिवन है। क्या गिवन था 10 मिलीग्राम पर लीटर, या चूंकि हमारा मिलीग्राम पर गैलन में चल रहा है तो इसमें आपने 37.85 मिलीग्राम पर गैलन पुट नहीं करना, क्योंकि ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फॉर जो पहली हमारी इक्वेशन थी कि C इज इक्वल टू 18.925 ये इक्वेशन थी। ये किस टाइम के लिए वैलिड है? ये है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, और ये वाली आपकी इक्वेशन वैलिड है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी कि आपने ये वाली इक्वेशन लेनी होगी, इसमें t को 24 पुट करना होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो इसकी इनिशियल कंडीशन बनेगी। तो आप इसमें जब पुट करते हैं इसको C को 24, आपके पास आता है 8.094, तो ये आपके पास आता है 8.094 मिलीग्राम पर लीटर। ये इसकी पीछे हमने दो इक्वेशन लिखी थी, ये मिलीग्राम पर गैलन वाली है, दूसरी मिलीग्राम पर लीटर वाली है। वो मैंने यूज की है क्योंकि आपको वैल्यू जो है वो मिलीग्राम पर लीटर में गिवन थी। ये जो मैंने इधर पीछे दूसरी इक्वेशन लिखी थी ना नीचे वाली, ये मैंने यूज की है क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर आपको मिलीग्राम पर लीटर में गिवन थी, तो उसी में ही हम वापस आंसर दे देते हैं। अब यहां से जो कॉन्सेंट्रेशन आई है ये इस इक्वेशन के लिए बनेगी आपके इनिशियल कंडीशन। तो इसमें C के यूनिट्स क्या है, डिपेंड करता है कि आप C0 के यूनिट्स क्या लेते हैं। जो यूनिट्स आप C0 के लेंगे वही C के यूनिट बनेंगे। टाइम आवर्स में होगा इस इक्वेशन में, जबकि C के यूनिट्स विल डिपेंड ऑन C0। तो अगर हम इसमें मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में C0 पुट करते हैं तो C के भी वही यूनिट होंगे। तो इसमें हम पुट ये इसमें हम पुट करते हैं, और जो हमारे पास अच्छा, अब इसमें T को क्या पुट करना है? इसमें T को 24 पुट करना, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है कि पहले 24 आवर के पीरियड पे क्या कंसंट्रेशन है और सेकंड 24 आवर के पीरियड पे क्या कंसंट्रेशन है। अब इन इक्वेशन में ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो अगर 4 घंटे गुजरे हैं तो T को 4 पुट कर दें, 10 घंटे गुजरे हैं T को 10 पुट कर दें, 24 घंटे गुजरे हैं T को 24 पुट कर देंगे जिस तरह हमने निकाला है। लेकिन जब 24 के बाद वाले घंटे हैं ना, उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट 24 आवर के लिए वैलिड है। जब आप 24 आवर से आगे जाएंगे ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, C इज इक्वल टू C0 e रेज़्ड पर माइनस 0.01 T। लेकिन इसका जो T है वो अलग से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसके जब 24 घंटे खत्म हो गए ये इक्वेशन अब वैलिड नहीं है, अब ये इक्वेशन यूज होगी। लेकिन इसके T का काउंटर अलग से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके लिए इनिशियल कंडीशन हम कौन से यूज कर रहे हैं, रिमेंबर इस इक्वेशन के जब 24 घंटे गुजर गए, इधर से जो कंसंट्रेशन आ रही है वो इसकी इनिशियल कंडीशन बन रही है, तो इसका टाइम 0 अलग से स्टार्ट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट 24 आवर्स के एंड पे आपने कंसंट्रेशन बतानी है। टोटल टाइम कितना गुजरा, 24 पहले 24 बाद में 48 आवर्स गुजर गए। लेकिन इसमें T को 48 नहीं पुट करना, T को 24 पुट करना है। ये 24 घंटे, पहले 24 घंटे के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। जब पहले 24 घंटे गुजर गए फिर ये इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी और काउंटर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको कहा जाता है कि 3 मुख्तलिफ केस आपको मैं बता रहा हूं, आपको कहा जाता है कि 10 घंटे पे आप जो है ना, 2 मुख्तलिफ केस बता देता हूं, 10 घंटे पे आप अपनी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन निकालें। तो पहले 24 घंटे के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, इसमें T को 10 पुट करें और आंसर निकाल दें। अगर आपको कहा जाता है कि 30 घंटे के एंड पे कॉन्सेंट्रेशन निकालें, तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। 30 घंटे 24 से आगे चले जाते हैं,
तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये इक्वेशन आपकी जो है यूज होगी। लेकिन इस इक्वेशन को जब यूज करना है तो टी में 30 नहीं पुट करना, बल्कि जब 24 घंटे गुजर गए तो इस इक्वेशन के लिए टी का काउंटर अलहदा से स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 घंटे के एंड पे अगर आपने कंसंट्रेशन बतानी है ये इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन टी को 30 पुट नहीं करेंगे बल्कि 30 में से 24 माइनस करेंगे और टी को 6 पुट करेंगे। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि पहले 24 आवर्स जब गुजर गए तो कंसंट्रेशन बताएं, वो तो हमने बता दी थी, वो इसकी इनिशियल कंडीशन बन गई। अब नेक्स्ट 24 आवर्स जब गुजरे हैं तो टोटल टाइम इस वक्त 48 आवर्स है, लेकिन इधर 48 नहीं पुट करना बल्कि 48 में से 24 माइनस करने हैं और टी को 24 आपने जो है वो पुट करना है। तो इधर से आपके पास आ जाता है C इज इक्वल टू 6.367 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशन प्रोडक्ट। इसको आप दो तरह आंसर कर सकते हैं। एक तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको यूज करते हुए आप ग्राफ बना लें। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है सारे का सारा। सो ग्राफिकली आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विल बी एट टाइम 0, वही जो आपकी इनिशियल कंडीशन है। और इसमें याद रखना है फर्स्ट 24 आवर्स की इक्वेशन अलहदा है, नेक्स्ट 24 आवर्स की इक्वेशन अलहदा है। और टाइम का मैंने आपको बता दिया है कि फॉर एग्जांपल जब 40 घंटे गुजरे तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, लेकिन टी 40 नहीं पुट करेंगे बल्कि 40 में से 24 माइनस करके 16 पुट करेंगे। तो ग्राफिकली आपको पता लग गया मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज टाइम 0, तो जो कि आपकी वही जो इनिशियल कंडीशन थी 10 मिलीग्राम पर लीटर। ऑल्टरनेटिवली जो आपको इसमें आप इनिशियल रिस्पॉन्स से कर सकते हैं, ये करना आपने खुद है। करना कैसे है वो बता देता हूँ। दो मुख्तलिफ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले आप फर्स्ट 24 आवर्स वाली इक्वेशन लगाएं, उसमें इनिशियल रिस्पॉन्स देखें, वो आपका आएगा नेगेटिव। उसके बाद यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो कम हुई जा रही है। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल रिस्पॉन्स देखें, वो भी आपका आएगा नेगेटिव। सो दिस विल शो कि आपकी जो वैल्यूज है वो कमी की तरफ जा रही हैं, वो डिक्रीज हुई जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वैल्यू डिक्रीज हुई जा रही हैं तो मैक्सिमम वैल्यू स्टार्ट में ही होगी। सो आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं इसको और इनिशियल रिस्पॉन्स से भी कर सकते हैं। अगर टाइम बचाना है तो इनिशियल रिस्पॉन्स से करें, अगर टाइम बहुत है तो फिर आप ग्राफिकली कर लें। लेकिन ये याद रखना कि इनिशियल रिस्पॉन्स हर केस में वैलिड नहीं होता। हमारी चूंकि प्रॉब्लम सिंपल है तो इधर ये वैलिड है। वैसे इन एक्चुअल जो है आपको एक्चुअल जो पिक्चर होगी, क्योंकि कई केस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ग्राफ से ही मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड ये जो हमारा कोर्स है इसमें आपको कॉम्प्लेक्स या मुझे शायद लग रहे हो, लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं है। ये सिंपलेस्ट केसेस हैं जो हम क्लास में कर सकते हैं। तो ये केसेस इनिशियल रिस्पॉन्स से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और आपके पास इतना टाइम है भी नहीं कि आप उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल आपको पेपर में या क्विज में दिया हो तो आप उसमें ग्राफ बनाने बैठते हैं, उसमें अच्छी खासी देर लगती है। एक टिप मैंने पहले भी शायद बताया कि अगर लेट से आपको ग्राफ बनाने का कहा जाता है 5 पॉइंट्स का, तो चले आप बना सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें भी 5 दफा कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, उसमें टेबल मोड में जाएं, उसमें एक ही दफा आप कैलकुलेशन वो वैल्यू इक्वेशन एक ही दफा एंटर करें और वो आपको खुद ही जो है उसको 10 पॉइंट दें, 5 पॉइंट दें, 20 पॉइंट दें, वो आपको सारी कैलकुलेट करके एक दफा में ही दे देगा। तो वो आपको फिर 10 या 20 दफा एंटर नहीं करना पड़ेगा।